32 साल पहले जो कश्मीरी हिंदू पंडितों का इस्लामिक जिहादियों ने सिर्फ इसलिए कि ये कश्मीरी हिंदू पंडित अपने धर्म को छोड़कर मजहब नहीं इख्तियार किया, जो काम शेख अब्दुल्ला के पुरखों ने कर लिया था, जो काम मोहम्मद इकबाल के पुरखों ने कर लिया था, इन लोगों को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए तो उनको लगा कि इनको या तो मार देना चाहिए या भगा देना चाहिए। मैंने आज के प्रोग्राम में कम से कम 4 युवाओं को सुना। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, आप सब जानते हैं। ये तमाम बच्चे जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सब 90 के बाद की पैदाइश हैं। मैंने सहाफत का, जर्नलिज्म का अपना सफर 88 से शुरू किया, 89 को देखा और 89 के बाद से दिल्ली में या इस हिंदुस्तान में जब भी कोई सेमिनार कश्मीरी हिंदू पंडितों के बैनर तले हुआ, मेरी अगर जितनी भी ताकत थी मैं वहां गया और पुरजोर मैंने बात रखी। दुनिया के राष्ट्र कभी भी इस बात से कमजोर नहीं होते हैं कि उनको गुलाम किसने बनाया, वो गुलाम कैसे बने, उनके साथ अत्याचार किसने किया। इस बात से दुनिया का कोई राष्ट्र कमजोर नहीं होता है। राष्ट्र कमजोर होते हैं, सभ्यताएं कमजोर होती हैं, संस्कृति कमजोर इस बात से होती है कि जब वो तथाकथित तौर पे आजाद भी हो गए, उस गुलामी से बाहर भी निकल गए, तो भी उनको पढ़ाया क्या जा रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जिस इस्लामिक जिहादी ने पूरे देश में, चाहे वो शाहजहां हो, जहांगीर हो, बाबर हो, औरंगजेब हो, इस हिंदुस्तान की जितनी भी सनातनी पहचान थी उनको तोड़ा, उनको बिगाड़ा, और वहां चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे मथुरा हो, ऐसे दीगर 40,000 मंदिरों को तोड़ करके या तो उसके साथ मस्जिदें बना दी गई या मज़ारें बना दी गई। लेकिन इस तथाकथित सो कॉल्ड आजाद भारत के अंदर पिछले 70 सालों से हमें यह पढ़ाया जा रहा है कि जिन्होंने तुम्हारे मंदिर तोड़े हैं, जिन्होंने तुम्हारे मंदिरों को तोड़कर कब्रें बना दी हैं, मजार बना दी हैं, मस्जिदें बना दी हैं, ये अब ज्ञान व्यापी मस्जिद तुम्हारे आधुनिक भारत का जीता जागता सेकुलरिज्म का एक स्तंभ है। नस्लें इससे खराब होती हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम युवा, तमाम मेरे वो साथी जो मुझे एक लंबे समय से देख रहे हैं, जिस वक्त मेरे बाल काले हुआ करते थे अब सफेद हो गए, लेकिन उस वक्त से लेके आज तक मैं किसी चीज को, किसी को खुश करने, किसी को अच्छी लगे, कोई बहुत नाराज हो जाए, ये सोच के मैंने अपनी जिंदगी का सफर तय नहीं किया। इसलिए मैं आज भी मानता हूं कि 1400 साल पहले रेगिस्तान में जो मजहब पनपा, उस मजहब की फिलॉसफी आज हमारे युवा, जिनको मैं सुन रहा था, वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि ये आइडियोलॉजिकल झगड़ा है, कुछ लोग हुए, कुछ लोग अच्छे हैं। मैं मानता हूं 1400 साल पहले रेगिस्तान से जो एक फिलॉसफी और एक आइडियोलॉजी उपली थी, उसका सिर्फ पहला और आखिरी फलसफा यही था, मार सको तो मार दो, लूट सको तो लूट लो, लूट लोगे तो ये तुम्हारी सारी दौलत होगी, मार दोगे तो अल्लाह मियां ने आपको ऊपर हूरों के पास बुलाया है। लिहाजा ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो 1400 साल पहले रेगिस्तान में पैदा हुई। इसने पूरे ईरान को निगल लिया, लीबिया को निगल लिया, इसने दुनिया के हर उस जगह को निगल लिया जहां के लोग अपने आदर्शों और अपने बहुत बड़े बड़े फिलॉसफी में रहते थे। वो ये समझते थे कि इनके साथ आपका निभ जाएगा। अगर ये निभना ना होता तो इकबाल को बहुत पहले कन्वर्ट कर दिया था उनके पूर्वजों को, शेख अब्दुल्ला के पूर्वज बहुत पहले कन्वर्ट हो गए थे, और ये बहादुर लोग जो 1990 में कन्वर्ट नहीं हुए, तो वो ये जानते थे कि अगर ये कन्वर्ट नहीं हो सकते तो इनको मार के निकाल दिया जाए। तो 2500 से ज्यादा कश्मीरी हिंदू पंडितों का रेप हुआ, मर्डर हुआ, आग लगा के मारा, छत पे चढ़ के जाके मारा, और जो भाग सके उन्हें भगा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि 32 साल से हम ये सुन रहे हैं, और सुनते सुनते आज भी मुझे उसमें कोई नई बात नजर नहीं आती, कोई नई रोशनी नजर नहीं आती। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर मोहल्ले में कुछ पागल कुत्ते हो गए हैं और पागल कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, तो पागल कुत्तों को मंत्रों के उच्चारण से आप ठीक नहीं कर सकते। पागल कुत्तों को समझा बुझा करके आप ठीक नहीं कर सकते। पागल कुत्ते की प्रवृत्ति होती है वो आपको काटेगा। लिहाजा अगर पागल कुत्ते को आपने नहीं मारा तो शहर में कई लोगों को वो काटेगा और उससे लोग बीमार पड़ जाएंगे। लिहाजा आज
आपके सामने चुनौती यह है कि आप ये तय करें कि हम हजारों साल का बार बार रेफरेंस दे करके, हम चाणक्य थे, हम चंद्रगुप्त थे, हम भगवान राम थे, हम कृष्ण थे, इसका हवाला दे करके आज के उस दौर में आप नहीं रह सकते जहां कुछ लोग एक फिलॉसफी के तहत पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि जो उनकी बात को नहीं मानता, जो उनके मजहब में कन्वर्ट नहीं होता, उसको मार दिया जाता है। लिहाजा ये दो फिलॉसफी हैं, ये कभी साथ नहीं रह सकती। हम ये कह करके खुश हो सकते हैं कि हम सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, हमने दुनिया के हर लोगों को यहां आया और पनपाया, हमने किसी का विरोध नहीं किया, हमने किसी का गला नहीं काटा, हमने किसी को कन्वर्ट नहीं किया। ये आदर्श आपके होंगे, लेकिन जिनके दूसरे आदर्श हैं कि जो इस्लाम की दावत कबूल न करे उसका कत्ल वाजिब है। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 साफ साफ कहती है कि जहां भी काफिर मिले जो तुम्हारे अल्लाह को न माने उसका कत्ल वाजिब है। उनके साथ किसी दुनिया में कोई आपका रिश्ता नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता, दुनिया में किसी लोगों का नहीं हो सकता। जो लोग ये समझ गए हैं वो इस फिलॉसफी से उसी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि हम बार बार ये झूठ हमको पढ़ाया गया, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, ये भी हमारे देश में सियासी लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ दिन तक सत्ता में रहे, 24 पार्टियों की सरकार बनाई और उसने लगा कि कुछ हम ऐसा करें जिससे हम किसी जिहादी और आतंकवादी का दिल जीत लें। जो आतंकवादी किसी फिलॉसफी पे बना है, किसी जिहाद के ऊपर बना है, उसका दिल नहीं जीता जाता, उसको गोली मारी जाती है। लेकिन हमारे भारत राष्ट्र के अंदर सत्ताओं ने एक नया ड्रामा रचा और कहा कि साहब कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। ऐसा लगता है कि इंसानियत और जमहूरियत सिर्फ कश्मीर के लोगों को चाहिए थी, उसमें उन जिहादियों को ही चाहिए थी और दुनिया में किसी को नहीं चाहिए थी। क्या जमहूरियत बिहार में नहीं चाहिए थी? क्या इंसानियत बिहार में नहीं चाहिए थी? क्या मध्य प्रदेश में नहीं चाहिए थी? क्या राजस्थान में नहीं चाहिए थी? लेकिन ये जुमले हमने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए गढ़े और अपने 5 साल राज किया और चले गए। लिहाजा किसी ने भी उस जड़ की बात नहीं की। और आज मैं ये कहता हूं कि कश्मीरियत पहली बार 1990 में नहीं हुआ। कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों का पलायन 7वीं बार हुआ है। तो हम ये कहें कि 1990 में यकायक ऐसा हो गया, कुछ लोग बदल गए थे, कुछ पाकिस्तान के गलतफहमी में आ गए थे, ये तमाम बातें करने वाले लोग ज्यादा बड़े दुश्मन हैं जो आज भी उस दुश्मन को किसी न किसी तरीके का लीवरेज देते हैं। ये अच्छा था, वो खोरा था। मैं ये मानता हूं एब्रिवेशन दुनिया में सब जगह होते हैं, लेकिन एब्रिवेशन के नाम के ऊपर आप किसी सभ्यता को, किसी फिलॉसफी को नहीं समझ सकते हैं। लिहाजा आज 370 हट गया, इसके हटने की बार बार बात कही जा रही है। 370 के हटने से कश्मीर के पंडितों के वहां से जाने या निकाले जाने का कोई लेना देना नहीं है। क्या कश्मीरी हिंदू पंडितों को इसलिए मारा गया कि वहां 370 लगी हुई थी? क्या वहां आर्टिकल 35 पे लगा हुआ था? क्या इसलिए मारा गया? लेकिन हम गलत नैरेटिव की बात करते हैं। 370 हट गया वो एक अलग बात है, लेकिन क्या कश्मीर की जनरेशन को, हमारे कश्मीरी लोगों ने, राष्ट्रवादियों ने कभी कश्मीर का संविधान के बारे में बताया कि अगर ये भारत का अंग था, अभिन्न अंग था, तो फिर इस अभिन्न अंग के ऊपर हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक इस्लामिक स्टेट अलग से क्यों बना? क्यों इसकी विधानसभा 6 साल रखी गई? क्यों वहां का एक संविधान बनाया गया? क्या इस संविधान के अंदर हिंदू विरोधी कानून नहीं पास हुए थे? क्या ये संविधान 70 साल से नहीं चल रहा था? लेकिन हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लिहाजा हम हल्की फुल्की बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो धोखे सुनने में लोगों को अच्छी लगे, लेकिन यथार्थ पे ना हो। आज की जनरेशन के सामने मैं एक बात रखता हूं, क्योंकि मैंने यहां देखा कि 3-4 बच्चे जो हैं वो 1990 के बाद के पैदा हैं। ये किताब है, ये किताब किसने लिखी है? ये जगमोहन साहब के साइन हो रहे हैं। बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, अब इस दुनिया में नहीं है। कश्मीर के हर कश्मीरी हिंदू बच्चे को यह किताब पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़ेंगे। 2017 में लेटेस्ट एडिशन पे मैं जब उनके पास घर में गया, बहुत लंबी मेरी उनसे बातचीत हुई, तब उन्होंने कहा कि भाई जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, लेकिन तमाम राष्ट्रवादी ताकतों ने उस तरीके का साथ नहीं दिया। वो आदमी अलग थलग हो गया और चला गया। हम अपने हीरोज को नहीं पहचानते, हम उन वॉरियर को नहीं पहचानते जिन्होंने सब कुछ दांव पे लगा करके हमें लड़ाया। और आज भी हम एक झूठ बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जितने भी गवर्नर होते हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके कंट्रोल में था? हम ये बताना भूल जाते हैं आज की नस्लों को। हमें बताना चाहिए कि 1990 से पहले की तैयारी तो हो चुकी थी। 86 से 87, 88, 89 से गंजू से लेकर तमाम सारे लोग मारे जा रहे थे, लेकिन 1990 जब घटा तो हमने पूछा नहीं कि 1990 के दिन को याद करें। 2 दिसंबर 1989 को भारत की धरती पर एक प्रधानमंत्री शपथ लेता है जिसका नाम है वीपी सिंह। उसी वीपी सिंह ने 2 दिसंबर को जम्मू कश्मीर से एक जिहादी, एक टेररिस्ट, एक पॉलिटिकल टेररिस्ट, मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बनता है।
2 दिसंबर को शपथ लेता है, 8 दिसंबर को उसकी बेटी JKLF के साथ मिलकर के उसको अगवा कर लिया जाता है। उसका किडनैप नहीं हुआ था, पूरी इंटरनेशनल प्रेस इससे भरी हुई है। उसको इसलिए किडनैप करवाया मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, ताकि वो अंतरराष्ट्रीय 4 आतंकवादियों का सौदा कर सके। 2 दिसंबर को शपथ लेता है, 8 तारीख को उसकी बेटी का अपहरण हो जाता है। चंद दिन के बाद उसकी बेटी छूट के आ जाती है, 4 अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी छूट जाते हैं। और उस जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जगमोहन जो काम करना चाहता था, उसे भारत के उस वक्त के मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नहीं करने दिया। उनकी ताकत को फ्रीज कर दिया गया, उनके बारे में प्रचार फैलाया गया, अखबारों में ये लिखा गया कि साहब वो तो दिल्ली के इशारे पे ये कर रहे थे। और आज भी ये नैरेटिव बताया जाता है जम्मू कश्मीर में कि वहां कश्मीरी पंडितों को तो जगमोहन ने भगाया था। ये नैरेटिव चल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है, मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि आज भी, अभी जो एक बहन थी हमारी, वो किसी का जिक्र कर रही थी, वो बता रही थी कि किस तरह से सिगरेटों से, उन साहब की तस्वीर है ये जिनको सिगरेट की पटों से जलाया गया, जिन्हें मार दिया गया। ये साहब की तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर में भारत माता का नारा लगा रहे थे। इन्होंने जैसी भारत माता कहा, इनकी जबान कैंची से काट ली गई। ये एक घटना नहीं है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है। इसलिए मैं आज खास तौर से उन लोगों को याद करना चाहता हूं, क्योंकि हमें ये तो बताया जाता है कि साहब ये हुआ था, ये हुआ था, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि एक LIC में काम करने वाला शख्स, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाला आदमी, आप सोचिए कि उस आदमी को, जो एम्प्लॉय था LIC का, उस LIC के बोर्ड के ऊपर इंडिया लिखा हुआ था। कुछ जिहादी मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान इंडिया से इतनी चिढ़ करते थे कि उस काले रंग से उन्होंने इंडिया को छुपा दिया। और वो शख्स अपने ऑफिस से बाहर निकला, उसने कहा नहीं, आप ये नहीं कर सकते। आपको पता है उस आदमी का क्या नाम था? उस आदमी का नाम था VS तिवारी। 4 लोगों ने उसी ऑफिस के सामने मिट्टी का तेल डाल करके उसकी आग लगा दी गई। यह घटना देश भूल गया। अतुल कृष्ण पुलवामा में थे, भूषण लाल को 16 मई 1990 को आंखें निकाल ली गई। रमेश कुमार को भारत मां की जय कहने से उनकी आंखें निकाली गई। अजय कपूर श्रीनगर में 1 दिसंबर 1990 को मार दिया गया। ML भान को ओपेरा में 15 जनवरी 1990 को मारा गया। अनिल भट्ट को 17 फरवरी को मारा गया। सुनील कोतरू को मारा गया। ब्रिजलाल कौर को मारा गया, शोपियान में थे। अपनी पत्नी के साथ उनको पहले किडनैप किया गया और 10 किलोमीटर तक कौल साहब को और उनकी पत्नी को, उनके दोनों के पैर रस्सियों से बांधे और 10 किलोमीटर तक जीप से उनको घुमाया गया। इसलिए मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि जो कश्मीरी मुसलमान ये आज बताते हैं, या बहुत सारे लोग अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि वहां कुछ कश्मीरी ऐसे थे। किसी से नफरत तत्कालिक तौर पे हो सकती है, लेकिन अगर इतना अंदर आपके घृणा भरी है कि आप किसी को हो सकता है गुस्से में मार दें, लेकिन यह गुस्सा नहीं हो सकता कि आप अपने पड़ोसी के साथ, जिसके साथ आपके रिश्ते थे, उसके पैर बांधें, उस लेडी के पैर बांधें और 10 किलोमीटर तक घसीटें, किसी की आंखें निकाल लें। और पड़ोसी बताते थे आतंकवादियों को कि देखो वो ऊपर ड्रम में छपा हुआ है, तुम वहां जाके मारो। मैं नहीं मानता ये दोस्ती है, ये समय था। इसे आज भी कश्मीरी हिंदू पंडित ये समझता है कि ये कश्मीर, ये मुसलमान अच्छा है, वो मुसलमान अच्छा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का इतिहास फ्रॉड मौलाना आजाद जैसे लोगों को पढ़ने से आने वाली जनरेशन गुमराह हुई है। हमें नहीं बताया गया कि मौलाना आजाद जिना से ज्यादा खतरनाक था। हम इन चीजों को नहीं पढ़ना चाहते, न बताना चाहते, क्योंकि इससे पॉलिटिकल पार्टीज के वोट बैंक ऊपर नीचे होते हैं। इसलिए मैंने कहा सत्ताएं बहुत छोटी चीजें होती हैं, देश बहुत छोटा होता है, राष्ट्र बड़ा होता है। जो लोग राष्ट्र के लिए जीते हैं उनको सत्ताओं की चिंता नहीं होती, उन्हें देश की चिंता नहीं होती, क्योंकि राष्ट्र अगर मजबूत होता है तो देश को कोई तोड़ नहीं पाता है। कश्मीरी हिंदू पंडितों को इसलिए निकाला गया कि राष्ट्र कमजोर हुआ। अफसोस यह है कि 32 साल के बाद आप, हम सब लोग, दुनिया भर के कश्मीरी हिंदू पंडित पिछले 32 साल से हम ये स्यापे का दिन मनाते हैं, हम इसे जेनोसाइड का दिन मनाते हैं, हम इन्हें एक्सोडस का दिन मनाते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं बताया अपने लोगों को कि भाई इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इससे पहले 7 बार हुआ, लेकिन हमने ये कभी नहीं समझा पाए, हम भारत को नहीं समझा पाए। आज हमारी बहन कोई यूएस से जुड़ी हुई है, न्यूजीलैंड में, मुझे कॉल साहब बता रहे थे कि देश, दुनिया के कई शहरों में ये आज का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, मुझे भारत के 30 राज्यों से लेना देना है। उन भारत के 30 राज्यों में भी आज तक ऐसे राज्य हैं जहां ये जानते नहीं है लोग कि कश्मीर के अंदर 1990 में क्या हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपना सफर 88 में शुरू किया था, 89 से मैं इस घटना को देख रहा हूं और हर बार जंतर मंतर पे जाता हूं।
मुझे किसी के बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे वहां जाकर के कुछ बताना नहीं है। मैं ये आज भी मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू सुरक्षित नहीं रहेगा तो दिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी। मैं आज भी ये मानता हूं, लिहाजा मैं अपने आप जाता हूं। कौल साहब से अब जान पहचान हुई, उनके बेटे आदित्यनाथ कौल से पहचान हुई। मैं पिछले कई सालों से जा रहा हूं, लेकिन मेरा गुस्सा इस बात पे है कि हम आपस में बात करते हैं। क्या कुछ लोगों ने यह तय किया कि हम आसाम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में जाके बताएंगे हमारे साथ क्या हुआ।